हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। तो आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है, राजनीतिक विज्ञान लिया है, उनके लिए हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत उनका जो फर्स्ट पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पश्चात राजनीतिक विचारक, तो उसमें हम पहला जो पश्चात राजनीतिक विचारक है प्लेटो, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा राजनीतिक विचारक, पश्चात राजनीतिक विचारक बोलेंगे अरस्तु, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अरस्तु का जीवन परिचय और उसकी रचनाओं को देखने वाले हैं। ये दूसरा हमारा पश्चात राजनीतिक विचारक है या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है। आज हम बात करेंगे अरस्तु के जीवन परिचय और इसकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो अरस्तु का सबसे पहले हम देखते हैं जन्म। ठीक है, इसका जन्म कब होता है? तो अरस्तु का जन्म जो है वो होता है 384 बीसी में। इसका जन्म कब होता है? 384 बीसी में, या फिर इसको हिंदी में ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जन्म स्थान की। तो इसका जो जन्म स्थान है एस्टेगीरा राज्य के तट पर। ठीक है, एस्टेगीरा राज्य के तट पर एक स्थान का नाम है मकदूनिया। ठीक है, क्या नाम है? तट पर स्थित एक शहर बोल लो, मकदूनिया है, वहाँ पर अरस्तु का जन्म होता है। कब होता है? 384 बीसी में। अब बात करते हैं इसके पिता जो थे वो शाही चिकित्सक थे। क्या थे? शाही चिकित्सक थे। अब शाही चिकित्सक का मतलब यही है कि राज दरबार में वो चिकित्सा का काम करते थे, डॉक्टर का काम करते थे, और राज दरबार में काम करते थे, वो भी डॉक्टर का काम करते थे। तो स्वाभाविक रूप से हमें प्रतीत होता है कि इसको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो इसका पालन पोषण जो है वो बिल्कुल संपन्नता और विपुलता में हुआ। कहने का मतलब यह है कि इसको कोई आर्थिक समस्याएं नहीं थी, फाइनेंशियल ये मजबूत था, क्योंकि इसके पिता क्या थे? राजघराने में शाही चिकित्सक थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि इसका जो पालन पोषण हुआ, पालन पोषण वो संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। अब इसका पालन पोषण हो रहा है, ठीक है, जब ये 17 वर्ष का हो जाता है। कितने वर्ष का हो जाता है? जब ये 17 ईयर्स का हो जाता है, तब ये सुनता है प्लेटो के बारे में। किसके बारे में सुनता है? प्लेटो के बारे में सुनता है। क्योंकि प्लेटो उस टाइम में क्या था कि अपने विचारों की वजह से बहुत फेमस था, काफ़ी प्रसिद्ध था। तो प्लेटो की कीर्ति से ये प्रभावित होकर ये निर्णय लेता है कि अब हम प्लेटो के पास जाएंगे, और प्लेटो की शिक्षण संस्था जो थी, जिसका नाम था अकादमी, प्लेटो की शिक्षण संस्था जो थी उसका नाम क्या था? अकादमी था। इसमें प्रवेश लेकर मैं पढ़ाई करूँगा, इसके मन में जिज्ञासा उठती है, और ये कहाँ चला जाता है? ये आ जाता है एथेंस, जहाँ पर प्लेटो की शिक्षण अकादमी है, उसमें ये प्रवेश ले लेता है। और 20 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक इसकी शिक्षा की बात करें तो 17 वर्ष की अवस्था में ये चला जाता है प्लेटो की शिक्षा संस्था अकादमी में, और वहाँ पर ये 20 वर्षों तक रहता है। ठीक है, और इसके गुरु का नाम क्या है? इसके गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। और इसकी जो शिक्षण संस्था थी जिसमें इसने अध्ययन किया उसका नाम था अकादमी, जो कि प्लेटो की थी। और कहाँ पर थी? ये एथेंस में थी। ठीक, ये कहाँ पर थी? ये एथेंस में थी। अरस्तु जो है प्लेटो की शिक्षण संस्था अकादमी में प्रवेश लेने के बाद बहुत ही मंथन से पढ़ाई करता है, मतलब कि एक होनहार स्टूडेंट की भूमिका को निभाता है ना। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। और प्लेटो जो है अरस्तु की योग्यता को देखते हुए बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, अरस्तु की योग्यता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, और इसको एक उपनाम दे देता है अकादमी का मस्तिष्क। इसको क्या नाम दे देता है? अकादमी का मस्तिष्क दे देता है, क्योंकि ये बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहता है प्लेटो की नज़र में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसको क्या कहता है? अकादमी का मस्तिष्क कहता है। क्या कहता है? अकादमी का मस्तिष्क प्लेटो कहता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 20 वर्ष तक प्लेटो की अकादमी में रहता है, और समय आता है 347 बीसी का। समय आता है 347 बीसी का। ये वही समय है जब प्लेटो की क्या हो जाती है?
मृत्यु होती है। प्लेटो की मृत्यु कब होती है? 347 बीसी में होती है। जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है तो अरस्तु सोचता है कि इस अकादमी का अब मैं प्रधान बन जाऊंगा, ये अकादमी मेरे नाम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अरस्तु जो था ये मकदूनिया का था और इसकी अकेडमी कहाँ थी? एथेंस में थी। चूँकि ये एथेंस के लिए विदेशी था, इसलिए प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी अकादमी, उसका ये प्रधान नहीं बन पाया। और प्लेटो के मरने के बाद इस अकादमी का जो प्रधान बनता है वो इसका बनता है भतीजा। ठीक है, इसका एक भतीजा था, वो इस अकादमी का प्रधान बन जाता है। तो इस बात से अरस्तु जो है थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा क्या निराश हो जाते हैं और उनको जो है एशिया माइनर बुला लिया जाता है। एशिया माइनर बुला लिया जाता है। एशिया माइनर का उस समय जो शासक हुआ करता था उसका नाम था हर्मीज। इसको कहाँ बुला लिया जाता है? एशिया माइनर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, एशिया माइनर बुला लिया जाता है। कब बुला लिया जाता है? तो प्लेटो की मृत्यु के बाद जब ये शिक्षण अकादमी का प्रधान नहीं बन पाता है तो थोड़ा इसको निराशा होती है और वहीं पर इसको एशिया माइनर बुला लिया जाता है। और यहाँ से और बुलाता कौन है? तो यहाँ का एक शासक होता है जिसका नाम होता है हर्मीज। क्या नाम होता है? हर्मीज। तो हर्मीज इसको एशिया माइनर बुला लेता है। अब अरस्तु क्या करता है कि एशिया माइनर में एक शिक्षण संस्था ओपन करता है। एशिया माइनर में एक शिक्षण संस्था ओपन करता है, उसका कोई अलग नाम नहीं देता। और जो प्लेटो की शिक्षण अकादमी थी इसी का एक ब्रांच मतलब एक शाखा के रूप में विकसित करता है। ठीक है, शाखा के रूप में एशिया माइनर में अपनी एक शिक्षण संस्थान खोलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाए। फिर उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अरस्तु का जन्म कब होता है? 384 बीसी में होता है। और स्थान की बात करें तो एस्टेगीरा राज्य के तट पर एक शहर है मकदूनिया शहर में इसका जन्म होता है। इसके पिता जो थे शाही चिकित्सक थे, इसलिए इसको फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं थी और इसी वजह से इसका पालन पोषण क्या होता है? संपन्नता और विपुलता के वातावरण में होता है। ठीक है, अब शिक्षा की बात करें तो ये 20 वर्षों तक, जब ये 17 वर्ष का होता है तो प्लेटो की शिक्षण अकादमी में प्रवेश लेता है और प्लेटो की छत्र छाया में 20 वर्षों तक अध्ययन करता है। ठीक है, कहाँ पर अध्ययन करता है? एथेंस में प्लेटो की शिक्षण अकादमी जहाँ पर है वहीं पर। और गुरु की बात करें तो प्लेटो के छत्र छाया में ये अध्ययन करता है। अब 347 बीसी में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। 347 बीसी में क्या होता है? प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। तो अरस्तु की ये जिज्ञासा होती है, अरस्तु ये चाहता है कि प्लेटो की जो शिक्षण अकादमी है इसका प्रधान मैं बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अरस्तु जो है ये मकदूनिया का निवासी है और एथेंस के लिए ये क्या है? विदेशी है। ठीक है, ये अकादमी कहाँ पर थी? एथेंस में थी। तो एथेंस के लिए अरस्तु जो है विदेशी है, क्योंकि ये मकदूनिया का निवासी है जो कि स्टेगिरा के तट पर बसा हुआ है, इसलिए नहीं बन पाता और अरस्तु यहाँ पर निराश हो जाता है। और उसी समय एशिया माइनर का एक शासक है जिसका नाम है हर्मीज, अरस्तु को बुला लेता है एशिया माइनर, जहाँ पर आकर अरस्तु ने एक शिक्षण संस्थान खोला और उसका कोई नाम नहीं दिया, बल्कि अकादमी का एक ब्रांच के रूप में इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, अकादमी का एक ब्रांच के रूप में एक शिक्षण संस्थान खोलता है। कहाँ पर खोलता है? एशिया माइनर में खोलता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी और अच्छे से याद भी हो गया होगा। जैसा कि हर वीडियो में हम कुछ लाइनों के माध्यम से आपको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले 2 लाइनें कहना चाहूँगा। कहना है कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ही ना दिखाई दें वो ऊंचाई किस काम की। तो इसीलिए कभी भी किसी से भी मिलो, किसी से भी बात करो तो हंसते हुए मिलो और एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रदर्शन करो, सभी के साथ मिलजुल कर रहो। हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है और हमें सबके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ से अपने ही ना दिखाई दें वो ऊंचाई किस काम की। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये लाइनें पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हर्मीज जो था
ये एशिया माइनर का शासक था। ठीक, एशिया माइनर का ये क्या था, शासक था। और इसने अरस्तु को कहाँ बुला लिया, एशिया माइनर बुला लिया। हर्मीज जो है अरस्तु को बहुत सम्मान देता था और इसकी एक पुत्री थी, इसकी एक दत्तक पुत्री थी। ठीक है, दत्तक का क्या मतलब है भाई, दत्तक पुत्री थी। इसकी एक पुत्री थी दत्तक पुत्री, जिसका नाम था पीथियास। क्या नाम था, पीथियास। देखो, दत्तक पुत्री का मतलब यह होता है कि जिसके पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं होता तो ये और उसको संतान रखने की जिज्ञासा है तो वो पुत्र या पुत्री को गोद ले लेता है। मतलब कि गोद ली हुई पुत्री थी। कैसी पुत्री थी, गोद ली हुई पुत्री थी, जिसका नाम क्या था, पीथियास। ये अपनी दत्तक पुत्री की शादी जो है अरस्तु के साथ कर देता है। ठीक है, अरस्तु के साथ ये अपनी दत्तक पुत्री की शादी कर देता है। तो जब इसकी शादी हो जाती है तो अरस्तु के 4 से 5 साल बहुत ही ऐशो आराम में बीतते हैं, क्योंकि इनकी जो शादी है एक राजा की दत्तक पुत्री के साथ हो गई है और एक राजा के दामाद बन चुके हैं। तो ऐशो आराम से इनके 4-5 साल जो हैं बीतते हैं। और यहाँ पर रहकर अरस्तु जो है, क्योंकि ये एक राजा के दरबार में रहता है, राजा के साथ उठता बैठता है, क्योंकि ये उनका दामाद है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अरस्तु ने पहली चीज़ यहाँ से जो सीखी, अरस्तु ने जो पहली चीज़ यहाँ से सीखी इसके दरबार में रहकर, वो राजनीति का व्यवहारिक रूप देखा। क्या देखा, राजनीति का व्यवहारिक रूप, राजनीति के व्यवहारिक रूप देखा, इसके बारे में व्यवहारिक अध्ययन किया। अर्थशास्त्र के बारे में व्यवहारिक अध्ययन किया, क्योंकि एक राजा के साथ उठता बैठता है, उसके राज को उसको ये देखता था, क्योंकि ये उसका दामाद ही था। तो अर्थशास्त्र के बारे में व्यवहारिक अध्ययन करने को मिला, राजनीति के बारे में व्यवहारिक अध्ययन करने को इसको यहाँ पर व्यवहारिक रूप इसको देखने को मिला। चूँकि एशिया माइनर में वहाँ पर उस टाइम में राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र। तो राजतंत्र का क्रियात्मक रूप भी इसको देखने को मिला। राजतंत्र का क्रियात्मक रूप इसको देखने को मिला। तो 4 से 5 सालों में इसकी लाइफ ऐशो आराम में बीतती है और यहाँ से ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सीखता है। राजनीति का व्यवहारिक रूप, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप और राजतंत्र का क्रियात्मक रूप ये वहाँ पर देखता है। अब एक बात समझते हैं। देखो, 17 वर्ष की अवस्था में ये प्लेटो के पास जाता है, 20 वर्ष ये यहाँ रहता है और 5 साल ये यहाँ बिताता है। तो कितना हो गया, ये 20, 17, 37 हो गया और 37, 5, 42, मतलब कि इसके 42 वर्ष बीत जाते हैं। और इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 384 BC में। अब 384 में से 42 माइनस कर दो, 42 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 342। अब 342 में इसको बुला लिया जाता है मकदूनिया। 342 में इसको कहाँ बुला लिया जाता है, मकदूनिया, जहाँ पर ये पैदा हुआ था। ठीक है, 342 BC में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 20। और मकदूनिया का उस समय जो शासक था वो था फिलिप। कौन था, फिलिप। तो 342 ईस्वी में फिलिप जो है इसको मकदूनिया बुला लेते हैं। अब फिलिप का एक 13 वर्षीय पुत्र है। फिलिप का क्या है, एक 13 वर्षीय पुत्र है। ये क्यों बुलाते हैं अरस्तु को, इसलिए बुलाते हैं कि इनका जो 13 वर्षीय पुत्र है जिसका नाम है सिकंदर, इनके पुत्र का नाम क्या है, सिकंदर। तो फिलिप कहते हैं कि अरस्तु तुम यहाँ चले आओ और मेरे पुत्र की जो शिक्षा दीक्षा का कार्य है तुम संभालोगे, मतलब कि होम ट्यूशन अब इनको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, और फिलिप जो है ये भी बहुत अरस्तु का सम्मान करता था। और सिकंदर, चूँकि ये सिकंदर, अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था, तो सिकंदर भी बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। ठीक है, इनको जो है ये 6 वर्ष तक होम ट्यूशन पढ़ाता है। कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक होम ट्यूशन पढ़ाता है। अब बात आती है 335 BC की। समय आता है 335 BC, जब सिकंदर की शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है और ये मकदूनिया का, कहाँ का, ये मकदूनिया का शासक बनता है। मकदूनिया का शासक बनता है। कब बनता है, 335 BC में। 335 BC में जब मकदूनिया का शासक बन जाता है, कौन बन जाता है, सिकंदर बन जाता है। तब ये क्या करता है कि मकदूनिया में जहाँ पर इसका जन्म हुआ था वहाँ इसका जो
अरस्तु का वहाँ पर थोड़ा सा जो घर वर है वो सब टूटा फूटा था, तो सिकंदर जो है इनके घर वर को पूरा अच्छी तरीके से डेंटिंग पेंटिंग करा देता है, बनवा देता है, क्योंकि ये अब क्या हो चुका है, शासक बन चुका है, राजगद्दी पर बैठ चुका है। अब सिकंदर के मन में पूरे विश्व को जीतने की जिज्ञासा होती है, ये पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ता है। जब पूरे विश्व को ये जीतने के लिए निकल पड़ता है, तब उस समय अरस्तु क्या करता है कि ये एथेंस चला जाता है। अरस्तु क्या करता है, कहाँ जाता है, एथेंस जाता है, और एथेंस में आकर ये अपनी एक शिक्षण संस्था खोलता है। एथेंस में क्या करता है, एक शिक्षण संस्था खोलता है। इसकी शिक्षण संस्था का नाम आप लोग याद रखेंगे, इसकी शिक्षण संस्था का नाम था लीसियम। क्या नाम था, लीसियम। तो यहाँ पर एक शिक्षण संस्थान खोलता है, कहाँ पर, एथेंस में। और यहाँ पर एक स्वतंत्र विचारक के रूप में, एक स्वतंत्र दार्शनिक के रूप में 12 वर्षों तक इस शिक्षण संस्था का, लीसियम का संचालन करता है। एक स्वतंत्र विचारक के रूप में यहाँ पर जम जाता है एथेंस में। और अरस्तु की जो शिक्षण संस्था थी लीसियम, इसको पूरा जो फंड मिल रहा था, जो पूरा पैसा मिल रहा था, वो सिकंदर के द्वारा मिल रहा था। सिकंदर फाइनेंशियल रूप से इसकी पूरी सहायता कर रहा था। इसको चलाने में जितना भी खर्चा आता था वो पूरा का पूरा सिकंदर देता था। और समय आता है 322 BC का। कौन सा समय आता है, 322 BC का, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर युद्ध में हार जाता है, मारा जाता है 322 BC में, और इसकी मृत्यु हो जाती है। तब मकदूनिया विरोधी दल की एथेंस पर सत्ता आ जाती है। मकदूनिया विरोधी दल की एथेंस पर सत्ता आ जाती है, मतलब एथेंस का शासक ऐसे लोग होते हैं जो कि मकदूनिया का विरोध करते हैं। तो अरस्तु के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है। वो कौन सा डर है, जैसा कि सुकरात के साथ हुआ था। प्लेटो का गुरु सुकरात है, सुकरात के साथ क्या हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा दार्शनिक था एथेंस का, और उसको जो है धर्म के प्रति अंधविश्वास, क्योंकि वो जो धर्म को नहीं मानता था, सुकरात जो सही है, जो सच है, वो बहुत तर्क संगत बातें करता था। मतलब सारी चीज़ें जो हैं तथ्यों के आधार पर करता था। बहुत उसकी बातों में बहुत दम हुआ करता था, बहुत सॉलिड बातें वो करता था, तथ्यों के आधार पर तर्क संगत वो बातें करता था, हवा हवाई में नहीं, ठीक है। और सुकरात के ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि तुम धर्म को नहीं मानते हो, परंपराओं को नहीं मानते हो, युवाओं को भड़का रहे हो। तो उसको 399 BC में जहर का प्याला देकर मार दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अरस्तु सोचता है कि सुकरात जैसी हालत मेरी ना हो, क्योंकि अरस्तु पर मकदूनिया विरोधी सत्ता आने की वजह से इस पर एक आरोप लगाया गया था कि धर्म के प्रति अंधविश्वास का आरोप लगाया। जब धर्म के प्रति अंधविश्वास का आरोप अरस्तु के ऊपर लग जाता है, तो अरस्तु सोचता है कि मेरी स्थिति सुकरात जैसी ना हो जाए, और ये सोचता हुआ घबरा जाता है और एथेंस छोड़ने का फैसला कर लेता है। एथेंस छोड़ने के बाद वह पुनः मकदूनिया जाता है, ठीक है। मकदूनिया जाने का निर्णय करता है। चाहे उसकी एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये कहते हुए एथेंस को छोड़ता है कि मैं दर्शन के प्रति एथेंस वासियों को दोबारा अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। और एथेंस छोड़कर 322 ईस्वी में वो चला जाता है, और उसी वर्ष उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और विद्वानों में बहुत मतभेद है कि अरस्तु की मृत्यु कैसे हुई। कोई कहता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, बहुत सारे प्रकार के मत हैं विद्वानों के। तो ओवरऑल ये मान के चलो कि 322 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अरस्तु की मृत्यु कब होती है, 322 में, ठीक, 322 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अभी तक आपने सारी चीज़ों को समझा, अब हम आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि अरस्तु को एशिया माइनर का जो शासक था हर्मीज, वो अरस्तु को एशिया माइनर बुला लेता है, और यहीं पर एक अकादमी की ब्रांच ओपन करता है। कौन ओपन करता है, अरस्तु, ठीक है। और हर्मीज की एक दत्तक पुत्री है जिसका नाम पीथियास है, और इसकी शादी ये अरस्तु के साथ कर देता है। जब इसकी शादी हर्मीज की दत्तक पुत्री की पीथियास के साथ हो जाती है, तो 4 से 5 साल ये ऐशो आराम में गुजारता है, ऐशो आराम में गुजारता है। और हो कितने साल का जाता है, ये 42 साल का हो जाता है। 42 साल के होने के बाद, अच्छा एक यहाँ पर इसको बेनिफिट ये होता है कि ये राजनीति, अर्थशास्त्र और राजतंत्र का व्यवहारिक अध्ययन, व्यवहारिक रूप देखता है, क्योंकि ये
घराने में रह रहा है जहाँ पर राजतंत्र है। तो राजतंत्र होने के चलते वो राजतंत्र का क्रियात्मक रूप देखता है और इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। 4 से 5 साल यहाँ बिताए, उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको मकदूनिया बुला लिया जाता है। कब बुला लिया जाता है? मकदूनिया 342 बीसी में बुला लिया जाता है। बुलाता कौन है? तो मकदूनिया का शासक फिलिप बुलाता है। इसका एक पुत्र है जिसका नाम है सिकंदर। इसकी शिक्षा दीक्षा का कार्य अरस्तु को सौंप दिया जाता है कि भाई साहब अब तुम सिकंदर को होम ट्यूशन पढ़ाओगे। सिकंदर कितने वर्ष का पुत्र है? 13 वर्षीय पुत्र है और 6 सालों तक ये होम ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है अरस्तु। किसको पढ़ाता है? सिकंदर। सिकंदर का पिता फिलिप और सिकंदर दोनों ही अरस्तु को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ाने के बाद क्या करता है सिकंदर, इनको पढ़ाने के बाद जब इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है तो इनको एक चुल्ल सवार होती है पूरे देश को जीतने की, और ये पूरे देश को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये पूरे देश को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं तो अरस्तु क्या करता है? अरस्तु आ जाता है एथेंस। अरस्तु आ जाता है एथेंस। एथेंस में एक शिक्षण संस्था ओपन करता है जिसका नाम है लीसियम, और यहीं पर ये 12 सालों तक एक स्वतंत्र विचारक के रूप में, एक स्वतंत्र दार्शनिक के रूप में ये काम करने लग जाता है। और इसको सारा फंडिंग कहाँ से मिल रहा था? सारा पैसा इस अकादमी को चलाने का, इस शिक्षण संस्था को चलाने का पैसा कौन दे रहा था? तो सिकंदर दे रहा था। और 322 ईस्वी में ये सूचना मिलती है कि सिकंदर की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई है। तब एथेंस में मकदूनिया विरोधी सत्ता आ जाती है, मकदूनिया विरोधी शासक आ जाते हैं, और अरस्तु को ये डर लगने लगता है कि मेरी स्थिति सुकरात जैसी ना हो जाए, क्योंकि इस पर एक आरोप लगाया जा चुका था, धर्म के प्रति अंधविश्वास का आरोप इस पर लगाया जा चुका था। तो इसलिए सोचता कि सुकरात के जैसी मेरी हालत ना हो जाए, इसलिए यहाँ से पहले ही फूट लेते हैं, हम पहले ही निकल लेते हैं। लेकिन 342 ईसा पूर्व में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब कैसे हुआ, विद्वानों में अभी भी मतभेद है। तो इस तरीके से अरस्तु का जो लाइफ इंट्रोडक्शन है, पूरा जीवन परिचय, वो खत्म हो जाता है। 322 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसकी रचनाओं की तरफ। तो इसकी 2 रचनाएं सिर्फ आपको याद रखनी है, बस वो भी मैं आपको बताता हूँ। अरस्तु जो था ये एक ऑलराउंडर था, मतलब ये हर सब्जेक्ट पर, हर विषय पर इसने अपने ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से फील्ड में की है एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। प्राणी शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भाषण कला और काव्य लेखन। इतने क्षेत्रों में इसने अपनी रचनाएं की हैं, इतने क्षेत्रों में इसने अपने ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राजनीति शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र में इसकी 2 महत्वपूर्ण रचना है। पहली है पॉलिटिक्स। पहली कौन सी है? पॉलिटिक्स, जो कि 8 भागों में, ये पॉलिटिक्स पूरा ग्रंथ है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स क्या है? पूरा ग्रंथ है। पहली रचना राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पॉलिटिक्स है, ये पूरा ग्रंथ है। ये 8 भागों में विभाजित है, 8 भागों में ये बटी हुई है। दूसरी इसकी रचना है एथेंस का संविधान, जो कि राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एथेंस का संविधान। बस यही 2 परीक्षा में पूछी जाती हैं। राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो राजनीति शास्त्र के जो जुड़े हुए इसकी रचनाएं हैं उन्हीं को बस पढ़ेंगे। तो एथेंस का संविधान और पॉलिटिक्स, इसकी 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बस आपको यही ध्यान में रखना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो टोटल रचनाओं की संख्या मानी जाती है वो 400 मानी जाती है। टोटल रचनाओं की संख्या कितनी है इसकी? 400 मानी जाती है। तो रचनाओं में बस आपको इतना ध्यान में रखना है जितना हमने बता दिया, और यही महत्वपूर्ण है। आपको रचनाएं पूछी जाएंगी तो बस, अगर यदि आपका पेपर जो है बहुविकल्पी होता है तो यही 2 रचनाएं पूछी जाएंगी। आई होप आपको अरस्तु का जीवन परिचय और इसकी रचनाएं अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।